बिहार में जब पिछले चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार के कैंपेन का एक गाना था, उसकी एक लाइन थी कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। और ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत में पलटी किधर भी हो, नीतीश कुमार एक स्थायी तत्व के तौर पर बने रहते हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और अब बात हम करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की, जहां फिर एक बार लग रहा है कि एक करवट पलटने वाली है। अब ये करवट किस ओर होगी या नहीं होगी, कयास ज्यादा है, अटकलें ज्यादा है, या धरातल पे भी वैसा ही कुछ है। ये धुआं आखिर किस आग के कारण उठ रहा है और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत आखिर क्या कहती है, बिना किसी देरी के इसी विषय पर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम कोई देर नहीं करेंगे, बिहार विषय। विनोद सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और साथ अलग होगा? राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है शोध का विषय होगा कभी कि नीतीश कुमार एक ही विधानसभा में कितनी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मतलब बहुत दिलचस्प होता है। 2015 में चुनाव लड़े, जो आपने नारा दिया बिहार में बाहर नीतीश कुमार, 2015 का नारा था, प्रशांत किशोर ने नारा गढ़ा था। मैंने वो चुनाव बहुत विस्तृत कवर किया था। और उसके बाद उसी विधानसभा में नीतीश कुमार ने फिर शपथ ली। इस बार भी हुआ, बीजेपी के साथ मिलकर लड़े 2020 में, और फिर आरजेडी के साथ आगे शपथ ली, अब फिर शपथ लेंगे बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार एक शोध का विषय है। दरअसल नीतीश कुमार की पूरी राजनीति आप देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक पृष्ठभूमि समाजवादी और लोकदल वाली जो राजनीति मिली जुली थी उससे थी। 77 में उनको चौधरी चरण सिंह ने टिकट दिया था, कर्पूरी जी ने उनका नाम नहीं भेजा था, लेकिन चौधरी साहब ने उनका नाम जो है कर्पूरी जी द्वारा भेजा हुआ, जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो उन कर्पूरी ठाकुर ने जो लिस्ट भेजी थी बिहार से जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं था। बेनी प्रसाद वर्मा ने ये बात मुझे बताई, उन्होंने बाकायदा चौधरी चरण सिंह से सिफारिश की नीतीश जी के लिए, और नीतीश चौधरी साहब ने कि भाई पढ़ा लिखा लड़का है पिछड़ों में, पिछड़ी जाति से, और उन्होंने कर्पूरी जी द्वारा भेजी गई लिस्ट में से वो नाम काट के अपनी कलम से नीतीश जी का नाम जोड़ा। नीतीश जी वो चुनाव हार गए, जबकि जनता पार्टी की लहर थी। उसके बाद नीतीश जी आगे बढ़ते गए, वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री रहे। बाद में लालू प्रसाद यादव से जब उनका इतना विरोध हुआ तो जनता दल छोड़ा, उन्होंने समता पार्टी बनाई, और जनता दल और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़े वो, और जॉर्ज फर्नांडीज उनके साथ थे। 6 सीटें आई। तो समझ गए कि बिहार में अकेले वो नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि सामाजिक आधार उनका बहुत कमजोर था। जिस जाति से आते हैं वो, और जातिवाद की राजनीति ध्रुवीकरण की बिहार में उस समय चरम पर थी। तो उनकी जाति का प्रतिशत 3-4% है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बीजेपी के साथ गए, अडवाणी जी, अटल जी के साथ उनका, अरुण जेटली, सुशील मोदी पुराने उनके साथी, और लगातार वो चले, मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने उनको अपने कंधों पर बिठा के मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने अपना रास्ता बदला। लुधियाना की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ करके उठाया, लेकिन वो बड़े झटके से हाथ झटक दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी जनता दल की जो है कार्यकारिणी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई देश में टीका भी लगाना पड़ता है, तिलक भी लगाना पड़ता है, और टोपी भी पहननी पड़ती है। तो संकेत दिया उन्होंने कि वो बदलने वाले पाला। और सारी सेकुलर जमात बहुत प्रसन्न हो गई कि नीतीश कुमार फिर सेकुलर होने वाले हैं, और नीतीश कुमार सेकुलर हो गए। सेकुलर होने के बाद जीतन राम मांझी को बनाया, अकेले चुनाव लड़े, फिर उन्होंने अकेले का प्रयोग किया, और उनके 2 सांसद जीत के आए लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 31 जीत के आए। फिर वो लालू जी के साथ गए, महागठबंधन बना। महागठबंधन में बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से महागठबंधन को मिली, और वो मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने अपना भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के, भ्रष्टाचार के आरोप लालू जी पे पहले भी थे उनके परिवार पर, लेकिन तब नीतीश जी को गुरेज नहीं हुआ, वो उनके साथ मुख्यमंत्री बन गए। फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके वो बीजेपी के साथ चले गए। और उसके बाद 2020 का चुनाव लड़ा, जब उनकी ताकत कम जो हो गई, बीजेपी ने ऑपरेशन चिराग पासवान करके उनको 42 सीटों पर ला दिया। उसके बाद नीतीश जी को लगा कि 2 पार्टियाँ खत्म हो जाएगी, तो फिर लालू जी के साथ चले गए। और अब फिर वो आ रहे हैं बीजेपी के साथ, जैसा कि खबरें आ रही हैं और जो अभी तक संकेत हैं। तो नीतीश जी का उत्तर प्रदेश में मायावती जी और बिहार में नीतीश जी। फ़र्क ये है कि मायावती जी चुनाव से पहले कभी गठबंधन बीजेपी से नहीं करती, वो चुनाव के बाद उन्होंने 3-3 बार गठबंधन किया और अपना सरकार। नीतीश जी चुनाव के पहले भी कर लेते हैं, चुनाव के बाद भी कर लेते हैं, और वो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी ने कभी विचारों की राजनीति नहीं की। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सत्ता, अपना राजनीतिक वजूद और अपनी पार्टी के हित के हिसाब से उन्होंने राजनीति की है। और एक बार उनको लग रहा है शायद कि इंडिया गठबंधन में अब उनके लिए कोई जगह बची नहीं है।
वो जो जिस उम्मीद से उन्होंने इंडिया गठबंधन बनवाया था, उनको लग रहा था कि वो एक बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर के हो सकता दांव लगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो सब चीज़ें अब पूरा नहीं होते दिख रहा है, तो वापस बीजेपी की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ एक बात कह के मैं कंक्लूड करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों जो है इस मामले में, इस राजनीति में एक से बढ़कर एक हैं। और भाजपा तो इस स्थिति का फायदा उठाती है। उत्तर प्रदेश में मायावती को साथ लेके पूरे प्रदेश की पार्टी बन गई। बिहार में जो कुछ कमी बेसी है, नीतीश कुमार आते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की एक छत्र पार्टी बन जाएगी नीतीश कुमार की मदद से। ठीक है, नीतीश कुमार की बदौलत हो जाएगी। समीर जी, आपसे मैं अंदर खाने का एक सीधा सवाल जानना चाहता हूं कि भाजपा की ओर से ये अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत कर कौन रहा है? क्योंकि हमने जिस तरीके के रिएक्शन देखे थे कि क्षेत्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल नीतीश कुमार को नहीं चाहता था कि वो हर बार चले जाते हैं, हर बार आ जाते हैं, तो फिर ये सेंटर को क्यों लगा कि नीतीश कुमार का साथ आ जाना उनके लिए फायदेमंद होगा, जबकि बात तो हो रही थी कि अब कभी नहीं आएंगे, वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद है? देखिए, नीतीश जी को वापस भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए, एनडीए में लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी निभा रहे हैं। वो लगातार नीतीश जी के साथ भी संपर्क में है और वो लगातार अमित शाह जी के संपर्क में है। लेकिन अब समस्या क्या है, नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में चुनाव लड़ा था 2020 का विधानसभा चुनाव, और जब 21 महीने की जो सरकार उससे वो जब साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का 9 अगस्त 2022 को जब उन्होंने सरकार लालू के साथ बनाई, तब उन्होंने 2 आरोप लगाए थे। लल्लन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी 2 मॉड्यूल पर काम कर रही थी, एक चिराग मॉड्यूल और एक आरसीबी मॉड्यूल। तो ये क्या मॉड्यूल था? ये एक मॉड्यूल था कि आरसीबी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में टूट करना चाह रही थी और अपनी सरकार को और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। नीतीश कुमार का ये एक आरोप था। दूसरा आरोप यह था कि चिराग पासवान को 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करा, जिसके कारण चिराग पासवान ने 36 सीटें नीतीश कुमार को हरवा दी थी। 115 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करे थे और 36 सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार जितने वोटों से आ रहे उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान को मिले थे। तो जेडीयू का यह कहना था कि इन 2 लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को कम करने का, नीतीश कुमार को अप्रासंगिक करने का और जेडीयू को तोड़ने का काम किया था। इसलिए हम लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार में चले गए थे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब नीतीश कुमार वापिस एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आरसीबी के संग उनके संबंध सामान्य होंगे? क्या चिराग पासवान जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर चुके थे, क्या उनके संग उनका समझौता होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब ये लग रहा था कि 2019 के चुनाव में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी, अब उनके लिए वो संभव नहीं हो रहा था। और उनके सांसदों का इस बात का प्रेशर था कि अगर हमें लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है तो हमें वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाना होगा और तभी हम यह प्रदर्शन दोहरा पाएंगे। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के इस बात का भी दबाव रहा होगा, जिसके कारण उन्हें लग रहा होगा कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में हो नहीं पा रहा था। नीतीश कुमार जिन सीटों पर चुनाव लड़ते उन सीटों पर लड़ना चाहते थे, उससे एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का ये कहना था कि पिछली बार आप गठबंधन में नहीं थे तो आपके जो सीटिंग उसमें से कम 4 से 5 सीटें ऐसी है जो हमारे मजबूत दावेदारी है, वो 4 से 5 सीटें आपको छोड़ना पड़ेगी। नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी समस्या आ रही थी कि नीतीश कुमार के 2 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल अभी अप्रैल में खत्म हो रहा है। एक अनिल हेगड़े का कार्यकाल खत्म हो रहा है और एक विशिष्ट नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार एक ही को राज्यसभा भेज पा रहे थे। नीतीश कुमार कांग्रेस से सपोर्ट चाह रहे थे कि आपके पास इतने नहीं, आप मुझे दूसरे राज्यसभा के लिए मदद करो, और आरजेडी से भी मदद चाह रहे थे। आरजेडी और कांग्रेस उनको इसके लिए मदद नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा कारण रहा था नीतीश कुमार का, और इसलिए नीतीश कुमार वापस छोड़कर एनडीए के अंदर आ रहे। लेकिन नीतीश कुमार के सामने समस्या भी कि नीतीश कुमार ने कई चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। जाति जनगणना नीतीश कुमार ने करवाई, सर्वे करवाया, डाटा सार्वजनिक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ये करवाना नहीं चाहती है, तो क्या नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल देंगे जातिगत जनगणना को लेकर? ये भी एक बड़ी नीतीश कुमार के सामने चुनौती होगी। अब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर चुनाव लड़ेगी, मतलब राम के साथ मोदी के काम पर भी चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार तो सेकुलर रहे, टोपी भी पहनते रहे, मस्जिद भी जाते रहे ईद के समय, तो क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का यह दखल बिहार के अंदर मंजूर होगा कि नहीं? क्योंकि वो हमेशा कहते रहे कि भाई मैं मतलब सबको साथ में लेके चलता हूं। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अब काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी क्या नीतीश कुमार को उसी रूप में लेती है जिस रूप में पहले लिया था? मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है? सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इतने सीटें नीतीश कुमार को देगी जो पिछली बार दी थी, वो भी एक प्रश्न का विचार होगा। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ साथ उसके बाद जो विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे उसके लिए भी नीतीश कुमार से अभी सारी बार्गेनिंग करके रख लेगी। ये बात तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरा निचोड़ देगी।
ठीक है, अब जो कह रहे हैं, लेकिन आपकी तमाम जो तर्क सुने, चाहे वो सीटों के नंबर की बात हो, लोकसभा सीटों की बात हो, राहुल जी सुनकर तो मुझे ये लग रहा है फायदा तो नीतीश कुमार का ज्यादा होना है। उनकी लोकसभा की सीटें बचती दिखाई देंगी, उनका राज्यसभा का सांसद बचता दिखाई देगा। फिर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों तैयार हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार में ऐसा क्या दिख रहा है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार तो सर्वाइवर है इसका। देखिए, आप उनको कई लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको सर्वाइवर बोलता हूँ, क्योंकि इस राजनीति में, जो भारतीय राजनीति में, कोई भी दल किसी के साथ भी जा सकता है, ये प्रूवन है। बीजेपी जब महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकती है, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति में ऐसा है कि हमारी विचारधारा क्या है और दूसरे की विचारधारा क्या है। सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अब बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो हैं, जब बीजेपी के साथ जब आए हैं, तो दोनों का वोट बैंक जो है बढ़ा है। पिछली बार जो है, अगर 39 सीट्स जो हैं दोनों ने मिलकर जीती थी, तो बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसको वो प्रदर्शन दोहराना है, क्योंकि बीजेपी जो है उसने एक आंकड़ा रखा है कि वो इतना 400 की सीट पे पहुंचना चाहते हैं या उसके आसपास पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए बिहार जैसा प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। दूसरी, बिहार में जिस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा था नीतीश कुमार और आरजेडी का और लेफ्ट पार्टीज का, ये मिला के 38% के आसपास वोट चला जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता तो बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आती जितनी सीटें पिछले चुनावों में आई थी। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो बिहार को लेकर होता है। एक बात जरूर है कि बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की बात की, तो उन्होंने वो जो प्लान था, जो जातीय जनगणना का प्लान था, वो कहीं ना कहीं उसको ध्वस्त किया। लेकिन क्या वो नीतीश कुमार के कहने पे किया? क्योंकि उसके तुरंत बाद जो है नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आए और उसके बाद तुरंत जो है ये कॉम्बिनेशन की बात शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति थी नीतीश कुमार को एक जो है रास्ता देने की, कि वो किस तरह से बीजेपी की तरफ आएंगे। नीतीश कुमार का ध्येय था वो प्रधानमंत्री बनने का था, विपक्ष के जो गठबंधन है उसके जरिए। और देखिए, नीतीश जी के लिए अब जो राजनीति बची है वो राजनीति नहीं है कि वो केंद्र में जाके मंत्री बन जाएं या वो इस तरह की चीज़ें करें। उनकी राजनीति या तो थी कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, या फिर उनकी राजनीति है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। अब जो बातचीत बीजेपी और जो जेडीयू के बीच में हुई है, उसमें यही है कि नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और जो है बीजेपी और जो जेडीयू है वो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करवा लेने चाहिए, लेकिन बीजेपी शायद उसके लिए उतनी तैयार नहीं थी। अब जो नेगोशिएशन हुआ होगा, ऐसा नहीं है, देखिए, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद जो है वो सिर्फ उतना ही बात होती, तो वो आरजेडी के साथ भी रह सकते थे, वहाँ पे भी नेगोशिएट कर सकते थे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा। और बीजेपी के साथ आने का उनका ध्येय ये भी है कि वो ना केवल मुख्यमंत्री पद अपना सिक्योर करें, बल्कि वो जो लोकसभा है वहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपने जिता पाएँ, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। ठीक है, अब देख आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली बार अधिवेशन हुआ था तब आपने बड़ी करीबी से सब कुछ देखा था, और तब आपने कहा भी था कि कैसे ललन सिंह लाए गए थे। आपने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे उठाकर लाया जाता है। और बिहार में आपकी जितनी पकड़ है, ये इतना ज़रूरी क्यों है कि नीतीश कुमार को ही केंद्र रखा जाए, और अब जो हो रहा है इसके मायने क्या हैं? न जरूरी है न अपरिहार्य है। लेकिन इस समय जो बिहार की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि एक भी कार्यकर्ता, उनका समर्थक, उनके नेता के मन में है कि अब हमको नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। सेंटर में भी ऐसे लोगों के मुझे नहीं मिले जिनकी हृदय से इच्छा हो कि हम नीतीश कुमार के जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से अपनी राजनीति की है कि मेरा ना अब कोई सिद्धांत है, न कोई विचारधारा है, न किसी के प्रति मैं निष्ठावान हूँ, न किसी का मैं दोस्त हूँ, न किसी का अस्थायी दुश्मन भी हूँ, न मैं किसी के प्रति संवेदनशील हूँ, न मेरी कोई प्रतिबद्धता है। तो उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है करके, और इसको तो अब वैसे व्यक्ति के साथ तो एक ही शब्द होता है कि उनको देखने के बाद राजनीति में एक अंग्रेजी में डिसगस्टिंग शब्द जो होता है ना, कि जुगुप्सा पैदा होती है उनके। लेकिन अब इस समय सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं रहते हैं, जो कि उनकी पूरी पार्टी का मत लंबे समय से हो गया था कि हमको ये आने से कोई लाभ नहीं है, इस गठबंधन के कारण हमारी समस्या बढ़ी है, भाजपा के साथ हम ज़्यादा सहज थे, ज़्यादा ठीक थे। तो अब मान लीजिए बीजेपी अगर नीतीश के साथ अगर नहीं आती है तो क्या होगा? एक या तो फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार की, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई सरकार बनेगी वहाँ, और वो बन सकती है।
बिहार की जो सिचुएशन है, क्योंकि अब इतनी कम भी सीटें नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि अपने बना ले, कि कम भी नहीं है कि नहीं बन सके। दूसरा सिचुएशन है कि चुनाव हो जाए, राष्ट्रपति शासन तब तक लागू हो। और तीसरा सिचुएशन यह है कि बीजेपी साथ में आ करके और समय वो जितने दिन तक है सरकार चलाने की कोशिश करे। ये तीन बीजेपी के सामने जो है अभी प्रश्न है, इसीलिए फैसले में इतनी देरी हुई है। तो बीजेपी इस समय नीतीश कुमार के साथ जो बातचीत हुई है वो हुई है, वो हो भी रही है, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की भी समझ यह है कि अब पूरी तरह नीतीश जी की शर्तों पर 100% उनके नेतृत्व में अपनी पार्टी और सरकार को सौंप कर हमको शासन नहीं चलाना चाहिए। हमारी अपनी भी बात, हमारे अपने भी लीडरशिप का चेहरा होना चाहिए, क्योंकि ये गलती हम पहले कर चुके हैं। तो वहाँ अटकी हुई है, उसमें से ये क्या था कि नीतीश जी सेंटर में आ जाएं और वहाँ किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश जी स्वाभाविक रूप से इस पर एग्री नहीं थे, जो उनके लोग एग्री नहीं है, तो थोड़ा अभी समय लग रहा है। उसकी सहमति में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस समय वहाँ चुनाव या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के नेतृत्व में सरकार नहीं चाहती, और ये नीतीश जी ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है वहाँ, और वो किया है। इस समय जो नीतीश जी आए हैं, देखिए वो देखना पड़ेगा कि नीतीश जी के आने का कारण क्या है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जब 2013 में गए थे, तब भी उनके मन में यही आकांक्षा थी कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर रहे हैं। उसके समानांतर हमारे देश के कई बड़े पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, नेताओं ने उनके बारे में लिख के, बोल के उनको ये समझा दिया था उनसे मिलके कि आप एक सुशासन है, सेकुलर का चेहरा बनिए और इस देश में सेकुलरिज्म के प्रति झुकाव है और आप नेता बनेंगे, अगली जैसे बीपी सिंह बन गए वैसे आप बनेंगे। वो उनके अंदर भाव था, वो पूर्ति नहीं हुई बार बार, तो बार बार वो आकांक्षाएं मारती हैं, इसीलिए वो फिर बीजेपी से छोड़ के गए थे। अगर नीतीश कुमार नहीं होते, यहाँ सभी बड़े पत्रकार हैं, आपके श्रोता भी बहुत प्रबुद्ध है, सोचते हैं नीतीश कुमार अच्छे हो बुरे हो, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो जिसको INDIA कहा जाने लगा था, उसके नेता क्या एक साथ बैठते बैठाने की तो शुरुआत उन्होंने की सूत्रपात के रूप में। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ बैठ सकते थे? क्या संभावना थी इसकी कभी बैठने की? ममता बनर्जी और वामपंथी पार्टियां बैठ सकती थी? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बैठ के सीटों पर बातचीत कर सकती थी? तो नीतीश कुमार ने किया, और नीतीश कुमार का कोई नाम ही नहीं है। जब पटना में सम्मेलन हुआ तो ममता बनर्जी लालू जी का पैर छूने जा रही हैं, चलते समय कोई नीतीश जी से मिलने भी नहीं जा रहा है, और जब अगली बैठक होती है तो उसमें नीतीश का कहीं नाम ही नहीं है। तो समस्या तो वहां से खड़ी हुई कि सब कुछ हमने किया, हमारा कोई नाम ही लेने वाला नहीं है, कोई बात ही नहीं उठाया जा रहा है। तभी तो लास्ट में जो चूंकि ललन सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे, ललन सिंह के जिम्मे पूरी बात थी, दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त, व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तो और उसके बाद पता चल रहा है कि लालू जी केवल यही नहीं काट रहे हैं, जो जनता दल यू के लोगों से बात करिए तो बोलेंगे कि केवल यही थोड़ा था, लालू जी तो सोनिया और राहुल जी को भी बता रहे थे, दूसरे नेताओं से बात कर रहे थे कि नीतीशवा पर विश्वास नहीं करना है, ये धोखेबाज है, ये कभी भी साथ छोड़ के जा सकता है, और इसके कारण समस्या पैदा हो गई नीतीश कुमार के सामने। बाद में फिर देखे कि भैया इस समय नीतीश कुमार के, उनकी पार्टी के विरुद्ध अगर कोई एक पार्टी नेता सबसे ज्यादा है तो लालू जी और RJD है, कि किसी ढंग से इसका उत्थान नहीं सरकार बनाते हुए, उनको भी मालूम था कि कभी भी जा सकता है। तो वो चीजें INDIA में चली नहीं हुआ, और बीच में खबर आई कि भैया उन्होंने इन लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी, क्योंकि देखा कि नीतीश असंतुष्ट है, सारा है। तो पिछले दिनों लालू जी उनके घर गए थे कि जो हुआ वो भूल जाओ, हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई उपाय नहीं है। और जो अयोध्या में जो श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जिस ढंग से बिहार के शहर गांव में, मतलब पटना में कहा जाता है कि किसी ने कहा 50 तो हम मिनिमम बता सकते हैं अखबारों ने कि शोभा यात्राएं निकली है, कोई एक मंदिर नहीं रहा जिस पर दीपावली नहीं मनाएगी, और दिन भर वहां सुंदरकांड का पाठ हो नहीं हुआ और लाइव नरेंद्र मोदी को नहीं सुना गया। गांव में लोग जो है सड़कों पर आ गए, शहरों में आ गए। तो ये हो गया कि भैया ये तो इनके, अब इसमें क्या है, इतनी लोकप्रियता अगर इस समय हो रही है तो इसी के साथ जाके जाओ, अगर इनके साथ रहे तो कम से कम इतनी सीटें हमको आएगी। तो ऐसे कई कारण जो है, जो राज्यसभा वाला बातों कह रहे हैं उसमें इतनी ही सच्चाई है कि इस बार अनिल हेगड़े को तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन केसी त्यागी को लाने के पक्ष में है, और नीतीश कुमार को यह लगता है कि बीजेपी भी थोड़ी बहुत केसी त्यागी के नाम पर सपोर्ट कर देगी। ये एक फैक्ट उसमें है। लेकिन कुल मिलाकर के
नीतीश कुमार के रवैये ने ये साफ कर दिया है कि INDIA जो है वो उसका हमने किया जरूर, लेकिन उस गठबंधन संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो हम उसमें रहें क्यों? जब नरेंद्र मोदी को ही जीतना है तो नरेंद्र मोदी के साथ रह के हम क्यों ना जीतने जाएं? ये एक सिचुएशन इस समय है। ठीक है, प्रेम सर, मैं आपसे यही सवाल लेना चाह रहा था कि क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने इस पूरी कोशिश, इस पूरी कवायद की शुरुआत की, वो जब अलग हो जाएंगे तो उस पूरे गठबंधन की विश्वसनीयता, पहली बात, और गठबंधन से ऊपर उठकर क्या नीतीश कुमार की मेहनत का एक मुआवजा उनको नहीं मिला, एक इनाम नहीं मिला, जो बाकी नेताओं ने, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया, शरद पवार का नाम आ गया, तमाम नाम आते रहे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं आया, और ये नाराजगी अब नीतीश कुमार को खोकर इंडिया गठबंधन चुका रहा है? देखिए उत्कर्ष जी, बिहार की घटना को समझने के लिए ये समझना होगा कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले ऐसा क्या किया जिस वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में खटपट बढ़ी या एक मिसमैच हुए सोच के मामले में। तो वो बात थी कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात कर रहे थे, और इसमें उनका अपना राजनीतिक हित था कि अगर एक साथ चुनाव होगा, मान लीजिए इनके हाथ में नहीं एक साथ होना, 1-2 महीना आगे पीछे होता अगर चाहते विधानसभा भंग करते तो उस स्थिति में ये सीट शेयरिंग इक्वल लेवल पर करते आरजेडी से। जो शक्ति इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में गंवा दी थी, 45 सीट पर आ गए थे, जिसके पास 16 लोकसभा सीट थी, वो 45 सीट पर बीजेपी ने ला दिया ऑपरेशन ये करके, जो पासवान करके। तो उससे उसको रिवाइव करने के लिए अपनी शक्ति को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन ये प्रस्ताव लालू प्रसाद जी की और अपने तेजस्वी यादव जी की सियासत को सूट नहीं करती, क्योंकि उनकी सियासत तो आगे तेजस्वी यादव को बढ़ाने की है और आज सबसे बड़ी पार्टी भी है, और ये हमेशा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के नहीं रखा जा सकता, ये भी एक सोच चलती है। तो उन्होंने इसको मानने से सीधे मना किया। तो ये बात जो है, अब क्या किया जाए, ये सवाल था नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी हर हाल में टूटने जा रही है, कि एक तरफ आरसीपी ऑपरेशन चलता है, एक तरफ ललन ऑपरेशन चलता है, एक आरजेडी के पक्ष में है, एक बीजेपी के पक्ष में। पार्टी तो टूटेगी जो भी चुनाव आएगा। तो इस पेज में किया क्या जाए, वह पो की स्थिति रही। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी अवधेश जी ने बहुत विस्तार से बताया कि बीजेपी का कोई भी नेता, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय, अब नीतीश कुमार के हाथों में अपनी पार्टी का भविष्य सौंप के राजनीति करना नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो चचेरा भाई बना करके राजनीति कर रहे थे, अब सौतेला भाई बना करके राजनीति किया जाए क्या? यहाँ पर बात आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार को सौतेला भाई बन करके राजनीति आगे कबूल है? क्योंकि ये सियासत उनको न तो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने देने के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का बने रहना बीजेपी को भी सूट नहीं करता, और यहाँ भी लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि तेजस्वी को हम आगे बढ़ाएं। तो अभी अगर बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार जाते हैं, रुख करते हैं, जैसे कि मीडिया तो हर घंटे सरकार बना रहा है 2-3 दिन से कि नीतीश कुमार अब सरकार बनाए, तब सूत्रों के हवाले से ही सरकार बना रहा है, मंत्री परिषद भी तय कर दिया, 2-2 डिप्टी सीएम भी तय कर दिया, सब मीडिया कहे तो हो जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये है कि हम अगर जाते हैं एनडीए के पास में, तो एनडीए हमें निश्चित रूप से बहुमत साबित करने के समय में मदद नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस बीजेपी अपने लिए चलाती है, नीतीश कुमार के लिए नहीं चलाएगी। और नीतीश कुमार की पार्टी के में टूट पक्की बात है। तो ऐसे स्थिति में खबर ये भी चल रही कि कांग्रेस से भी लोग टूटेंगे और बीजेपी में जाएंगे। मैं उसकी सत्य ना खारिज करता हूँ ना स्वीकारता हूँ, लेकिन जैसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ होती हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में जेडीयू के एमएलएस लालू प्रसाद के साथ हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी लालू प्रसाद ने एक दांव रखा है कि जीतन राम मांझी हम मुख्यमंत्री के रूप में कबूल कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अब हम नहीं कबूल करेंगे। अगर इन्होंने उधर वाला स्टांस लिया तो इनका ये स्टांस है। तब इधर बीजेपी में
है कि नीतीश कुमार को हम बहुमत साबित करने में हम ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएंगे। तो नीतीश कुमार में अभी ये विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है कि वो बहुमत साबित कर सकते हैं। और ये जितनी बातचीत है, मैं कहता हूं कि ये बातचीत फ्रूटफुल नहीं होने जा रही है। और ये अभी तक, मैं केसी त्यागी को मैं कोट करता हूं, राजीव रंजन को मैं कोट करता हूं, मैं नीरज कुमार को कोट करता हूं, इन तीनों ने कहा है कि हम महागठबंधन में हैं और अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तीनों ने बीते 2 दिनं के दौरान। इसलिए हमें लगता है कि ये बीजेपी में जो मोदी शाह की रणनीति है फेल होने वाली है, एक्सपोज हो गई है बीजेपी। जो अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम लाएंगे नहीं, लेंगे नहीं, वो नीतीश कुमार वो अमित शाह एक्सपोज हो गए कि आपको गू भी खाना पड़ेगा तो खाने को तैयार रहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपके पास सबसे अंत में ही आना चाहता हूं। राखी जी, जो प्रेम जी कह रहे हैं, मैं उसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अमित शाह एक्सपोज हो गए, लालू यादव ने भी कहा था कि पेट में दांत है, लेकिन नीतीश कुमार एक लाइन में बोल दीजिए, बात बताओ, गठबंधन महागठबंधन का टूटा और नीति अमित शाह की फेल हो गई। और आपने उस पर ना एक लाइन बोल देता हूँ, आपने उसमें कह दिया हाँ, वहाँ लड़ाई उनकी अपनी है, वहाँ से वो निकल के आए हैं और नीति फेल हो गई। ये कैसी टिप्पणी है भाई? ठीक है, मैंने यही कहा कि जैसे उन्होंने कहा ये आशावादी हैं, इनको रहने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में दोनों ही धड़ों ने बहुत कुछ कहा है। कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार को ला रहे हैं, ला नहीं रहे हैं, कहा मैंने, शब्द प्रयोग ही नहीं किया ला रहे हैं, पसंद कर रहा है, जा रहे हैं। अरे आप जब बीजेपी लेगी, अरे भाई तो कुमार जाएंगे कैसे? अब बीजेपी अगर अपने ये रणनीति कैसे हो गई? मतलब मैं आ रहा हूं। जो बोल रहे थे एक मिनट हम लोग प्रेम जी मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बारे में करके, हाँ, लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत कुछ कहा है, अमित शाह ने भी बहुत कुछ कहा, और दोनों ही धड़ों से कहा गया। नीतीश कुमार ने जब जिसका साथ छोड़ा है उसको नीतीश कुमार उतने ही बुरे लगे जितने वो साथ आने के बाद अच्छे लगे हैं। तो नीतीश कुमार की इतनी महत्ता क्यों हो जाती है, जबकि ताकत के क्रम में जैसा लगातार चर्चा में बात आ गई कि वो तो तीसरे नंबर पर हैं। दूसरी बात कि क्या ये पूरी की पूरी कवायद सिर्फ लोकसभा चुनाव तक की है, और उसके बाद जो कई लोग कहते हैं कि जो बिहार बीजेपी के कई क्षेत्रीय नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार को भी बताना जरूरी है कि धोखा देने का हश्र क्या होता है, क्या ऐसा भी कुछ प्लान है? नहीं, ये जहाँ तक दूसरे सवाल का जवाब पहले कि लोकसभा के साथ विधानसभा की बात, तो ये भी हमें पता है और कुछ नेता जो बीजेपी में भी हैं उनसे भी बात हुई है, और कहीं ना कहीं वहाँ सोच ये नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये हम सब शायद जानते ही हैं, जितनी भी हम राजनीतिक रूप से अपनी नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर समस्या यह है कि क्षेत्रीय रूप में बिहार में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनके अपने नेता, बीजेपी के नेता कितना ज़्यादा साथ आएंगे उसके, और इसीलिए लोकसभा चुनाव पर पहले नज़र है। और प्रेम जी, जो आप झूठ की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा सच जो हम सबको मानना पड़ेगा वो ये कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और हम राजनीति में रणनीति की जो बात कर रहे थे उसी का एक बड़ा हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो जातिगत राजनीति है बिहार की, उसमें बड़ी भूमिका रखते आए हैं और अभी भी रख रहे हैं। अगर ये मुद्दा है तो क्यों इस चीज़ को आका नहीं गया? और मैं प्रेम, सारे जो आपने एलिमेंट्स बताए हैं प्रेम जी, और हम सब लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, वो ये ज़रूर है कि हमें समझना पड़ेगा कि कब कौन सा दांव कहाँ लगाना है और कब अपने पाँव को आगे रखना है। तो अगर नीतीश कुमार की इतनी बड़ी ये भूमिका पहले से भी रही है और आज भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति लग रही थी, ये खटपटाहट तो सुगबुगाहट लग ही रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, फिर वो ट्वीट भी आ गया बीच में। मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया और मीडिया का जो रोल है उसको भी कम आका जाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा खरगे जी का नाम आना, उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करना, ये तमाम बातें हम कर चुके हैं। तो क्यों आप ये समझ नहीं पा रहे हैं फिर कि अगर एज अ पार्टी अगर बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक आगे रखती है, और अगर एक नेता जो बिहार में बहुत क्रूशियल है, बीजेपी को मालूम है कि अगर नीतीश को साथ लेकर ना चला जाए तो बिहार में स्थिति राजनीतिक रूप से उनके सामने बहुत चैलेंजेस हैं, और सबको पता है कि लोकसभा में कितना ये ज़रूरी हो जाता है। विधानसभा तो देखा जाएगा, और जब आएगा तो नेताओं को लेकर, अपने भी नेताओं को मनाने के, इसलिए तो इतनी मीटिंग्स हो रही है। ये जो लगातार अभी बैठकों का दौर चल रहा है वो इसलिए ही चल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात है तो अपने ही नेता बीजेपी के क्षेत्र में बिहार में बहुत सारे राजी नहीं हैं, ये भी हमें मालूम है, बहुत से बात भी हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर जातिगत राजनीति में बिहार की बीजेपी कैसे अपना
दमखम रखेगी और कैसे उसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज में लोकसभा के लिए यूज करेगी, इसको लेते हुए ही सारी रणनीति है। और मैं फिर से कहूंगी कि राजनीतिक समीक्षक होते हुए मैं मानना पड़ेगा कि कौन अपनी चाणक्य नीति को कहां और किस समय रखता है। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है और खेल बहुत जरूरी है, तो ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन नजर हमारी ये है कि सोमवार तक क्या होगा। चलिए, आप सोमवार तक की बात कर रही हैं, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कब क्या बिहार में हो जाएगा। रामकृपाल जी, जो इस चर्चा का अंतिम, और इसलिए मैंने जानबूझकर रोक कर रखा था कि आपके पूरे अनुभव से लेते हुए मैं उन कमेंट पर आऊँ। प्रेम सर ने कहा कि 3 ऑन रिकॉर्ड बयान हैं और उन बयानों की बात की जाए। ऐसे ही बयान हमने महाराष्ट्र में देखे थे, आखिरी दिन तक कहा जा रहा था कि कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो रहा है, पार्टी एक है, और उसके बाद सब पता लग गई थी। ऐसे ही बयान थे एक दिन पहले तक। मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति में होने से पहले कह रहे थे कि अभी तो हमारा गठबंधन, मैं वही बोल रहा हूँ, होने से पहले तक सारे बयान जायज रहते हैं। ये बात है, भाजपा भी नीतीश कुमार को उस तरीके से नहीं चाहती, आरजेडी भी नहीं चाहती, लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कम पर मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है कि हर कोई विरोध खूब करता है, लेकिन जब वो साथ आते हैं तो हर कोई गले लगाने को भी तैयार हो जाता है? देखिए, मैंने आज की शुरुआत में एक लाइन कही थी जिसको मैं फिर रिपीट करता हूँ कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि राजनीति में चॉइस कम होती है, कंपल्सन्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए होते हैं कि आपको अपने को अगर रेलिवेंट बनाए रखना है, ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में ही हो, संगठन के रूप में भी, पार्टी के रूप में भी अगर आपको अपना रेलिवेंस बना के रखना है तो कई बार आपको अपनी इच्छा से काम नहीं करना पड़ता है। जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बरसात अगर पूर्वा चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप छाता जो है वो इसी कंधे पर रखेंगे, दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर नहीं रखेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये था। दूसरी बात, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और किसने क्या कहा था। देखिए, किसने क्या कहा था ये तो भूल जाइए। राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, वो तो चाहते थे लालू को तुरंत जेल डाल दिया जाए। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जरा बृहत्तर राजनीति में सोचिए। जो बीजेपी एनडीए की सफलता रही, क्यों? एनडीए के सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज था? वुड बी, या कहें वो इंडिया अलायंस। कोई भी पार्टी, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि सारे विपक्ष वाले इकट्ठे हो जाएं जी। तो आज ये सोचिए कि अभी मार्च में चुनाव, अप्रैल में चुनाव होने जाएंगे, 15 मई तक नतीजा आ जाएगा। आज जनवरी ख़त्म हो रही है और 6-8 महीनों से जो अलायंस बन रहा था, जिसके ड्राइवर नीतीश कुमार थे, अगर वही उस गाड़ी को रोक करके और उसके टायर की हवा निकाल रहे हैं कि हम आगे जा ही ना पाएँ, तो बताइए इससे ज़्यादा बड़ा फायदा बीजेपी का क्या होगा? भूल जाइए नुकसान की बात। बिहार में लोग नाराज़ हैं, फलाना लोग नाराज़ हैं, स्वाभाविक है, बिहार में लोग नहीं पसंद करेंगे बीजेपी के लोग की नीति से। आप बृहत्तर लार्ज 2024 की 22, मैंने कहा ना 22 दिसंबर को बहुत कुछ साफ हो गया था। सॉरी 22 जनवरी में, बार बार पता नहीं, 22 जनवरी को बहुत कुछ साफ हुआ था। फिर भी मोदी उस तरह के अपनी गाड़ी चलाते हैं कि अगर जरा सा भी शीशे पर कहीं भाप भी आई है ना तो उसको भी साफ कर लो। तो ये जो भाप रह करके इंडिया अलायंस, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, आज की तारीख में इंडिया अलायंस के 3 मजबूत नाम हुआ करते थे। ड्राइवर नीतीश कुमार, जो गाड़ी लेकर के तैयार होकर के अपने बेचारे बिहार के पैसे से सब जगह मुख्यमंत्री से मिलने गए, फलाना जी ढकाना जी, पूरी पृष्ठभूमि बनाए उन्होंने ना। उन्हीं का कंसेप्ट था कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट, ठीक है। यानी 3 मुख्य रूप थे। पहली बात, ममता बनर्जी, जो कांग्रेस के बाद अपने बूते बीजेपी के खिलाफ लड़ करके जो 20 MP लेके आई। पहला राहुल गांधी, कांग्रेस, जिसकी 52 सीटें हैं। दूसरी ममता बनर्जी, और तीसरे संयोजक जो कृष्ण की तरह रथ हाँक रहे थे, नीतीश कुमार। आज देखिए मोदी जी की पॉलिटिक्स। आज नीतीश कुमार जी शरणम गच्छामी हैं कि भैया हमारी पार्टी ख़त्म हो रही है, बचा लो।
रीजन कुछ भी आप जब देखिए, आज वो तीनों के तीन, ममता बनर्जी राहुल को रोक रही हैं, सिलीगुड़ी में रैली नहीं कर सकते आप, राहुल जी पदयात्रा आप निकले हैं, ये तीन स्तंभ थे, तीनों की हालत देख लीजिए। अब आप लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें, जब आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको सहनी भी पड़ती हैं, कहीं से कुछ ऐसा नहीं होता है कि हलवा बन के मिलता है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें मिलानी छुड़ानी, कुछ छोड़ना कुछ पाना पड़ता है। गांधी जी कहते थे STS, स्ट्रगल फिर ट्रूस देन फिर स्ट्रगल। आप एनर्जी लीजिए, बढ़िए, आगे चलिए, संघर्ष, सुस्ताइए, फिर नई एनर्जी लीजिए, फिर संघर्ष कीजिए। बीजेपी बहुत आगे की रणनीति में, और मैं जब आपके एक बार यहाँ कह चुका था, मोदी 24 नहीं सोच रहे हैं, वो 24 साल आगे की सोच रहे हैं, 47, और वो उस तमाम तरह के, उसके दिनकर की आखिरी लाइन कह के बंद कर रहा हूँ, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कीर्ति दास या नहीं किसी की जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, उनका जो कि चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। मोदी जी बहुत आगे तक सफाया करते जा रहे हैं कि जिसको सुना था कंसेप्ट गुब्बारा, 3 हथियार विपक्ष ने तैयार किए थे, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा इंडिया अलायंस, तीसरा जातीय जनगणना। बहुत सारी इसकी हवा तो मोदी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके चुनाव में निकाल दी, तीनों हथियार फेल हो गए, लेकिन उनको इससे बर्दाश्त नहीं है अभी। ये रहा सहा जो बार बार इंडिया अलायंस, कहीं इस चैनल पर कहीं उस चैनल पर, उन्होंने कहा कि इसको एकदम बिल्कुल जैसे है ना डस्ट साफ कर दो। लेकिन मैं कहूँगा हमारे प्रेम भाई हैं, इतने आशावादी हैं, और मैं आशावादी के एवरेस्ट पर हैं ये, मैं इनके दाद देता हूँ, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, आप बीजेपी की कितनी बड़ी जीत है ये। ड्राइवर ही गाड़ी की हवा निकाल के सड़क पर ले जाके विपक्ष की गाड़ी खड़ा कर दिया, भैया पंचर हो गई। अब यहाँ कोई पंचर बनाने वाला दुकानदार भी नहीं। चलिए, और जहां आपने कहा, मुझे लगता है कि इस चर्चा को अगर यहीं विराम दें, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप हाँ, देखिए ऐसा है कि इस समय इसको जो रामकृपाल जी ने कहा, उसमें तो कहीं कोई प्रश्न उठाने का सवाल है ही नहीं, प्रश्न नहीं है। लेकिन इस समय जो कुछ हम लोग लगातार इस खबरों के खिलाड़ी में कह रहे हैं कि भारत की राजनीति की, इसकी नीति की, इसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की एक दिशा तय हो चुकी है। कोई भी राजनीति जो इसके बाएं दाएं जाएगा, वो अंतर विरोधों में रहेगा, वो ध्वस्त होगा, वो टूटेगा, वो कमजोर होगा, बाहर से धक्का नहीं मिलेगा, अपने आप खत्म होगा। वो इस समय है वो हिंदुत्व की। भारत जो है, अयोध्या से जो कुछ दिखा है, वो कोई अचानक नहीं दिखा है, वो एक देश में वातावरण बन चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, वहां भी इसके समर्थन में लोग हैं, और इसके विरुद्ध अब एक तूफान के रूप में है, सकारात्मक तूफान के रूप में है। वो बिहार में अभी दिख रहा है, दूसरे जगह दिखेगा भारतीय राजनीति में। जो करें डस्टर से साफ हो, वो केवल मोदी का मतलब एक नाम नहीं है ना, एक पूरा संगठन की ताकत उसके पीछे है। अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती है कि जो उस दिन मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब तो विश्व को त्रासदी से मुक्त होना ही है, क्योंकि यही एकमात्र देश और रास्ता है जिससे विश्व त्रासदी से मुक्त हो सकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदुत्व के समर्थन में कोई प्रस्ताव लाना है, पारित होता है, कॉमनवेल्थ में प्रस्ताव लाना है, पारित होता है, तो देश उसके साथ चलेगा या देश कहेगा कि नहीं मोदी हटाओ, हम इसके साथ चलेंगे। तो नीतीश कुमार ने भले अपने कुछ कहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अयोध्या में देखा, जो बिहार में देखा, जो उन्होंने बाकी लोगों को देखा कि भैया ये मोदी का विरोध करते हुए भी मोदी से कैपी नीति से डर रहे हैं, जगह जगह कह रहे हैं कि भाई हिंदू इनके साथ खड़े हो रहे हैं। जो जैसे प्रफुल्ल पटेल ने कहा ना, हम लोग क्यों गए, हम उस मीटिंग में गए, और उस मीटिंग में एक साथ तो बैठ रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, कोई किसी के अंदर है ही नहीं कि मोदी का विरोध हम क्यों कर रहे हैं, तो हम चले आए। तो ये जो बिहार की राजनीति है, ये इस बात का द्योतक है कि भारत का ये बहुमत और भारत अपने मूल चरित्र के साथ उठ के खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसके साथ अगर नहीं चलेगी तो फिर कोई नई राजनीतिक शक्ति खड़ी हो सकती है, लेकिन अब ये धारा रुकने वाली नहीं है। 1000 वर्षों, 1200, 1300 वर्षों के बाद ये देश का हिंदू अपने स्वाभिमान के साथ, अपने स्व के साथ, अपने विश्व कल्याण के भाव के साथ उठ के खड़ा हो रहा है। ये बिहार की राजनीति का ये सच है जिसको समझने की आवश्यकता है।
ठीक है, हाँ बस प्रेम जी एक लाइन बस बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको अंत करूँ इस चर्चा का। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू जो होता है ना, उस तरह से अवधेश जी बात कर रहे हैं। इस देश में हिंदुत्व तो बीजेपी के आने से नहीं आया है। इस देश में हिंदू संस्कृति, हिंदू का स्वाभिमान, श्री राम जन्म, उनके प्रति आस्था सदियों की रही है। उसको ये राजनीतिक रूप से कैसे ओन करने के लिए और झूठे एक आवरण पैदा करके कि सब कुछ बीजेपी का है और लोग, अरे बिहार तो सबसे बड़ा उदाहरण है अवधेश जी कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं दिया है बिहार ने, क्योंकि उसने नफरत की सियासत को तोड़ा है। क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या हिंदू समाज क्या वही लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर के राजनीति करती रही है? इसलिए ये छद्म आवरण हिंदू के नाम पर ये खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति इनकी अनुगामी नहीं होगी, हिंदू धर्म इनकी अनुगामी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। ये सच, इस बारीक फर्क को बिहार की जनता सबसे बढ़िया से समझती रही। ठीक है, क्योंकि विषयांतर ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी था कि समझना कि इस वक्त देश के एक ऐसे प्रदेश में जहां अक्सर कहा जाता है कि राजनीति का गहरा सीखना हो तो बिहार की राजनीति को करीब से देखो, वहां क्या हो रहा है। और जो एक आकलन है या जो एक कयास है, वो जो एक अंदेशा है या एक अनुमान है कि बिहार में किसी भी वक्त एक बड़ा बदलाव हो सकता है। बदलाव के कारक क्या होंगे उस पर हमने खूब चर्चा की है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है नीतीश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के फैक्टर पर, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का ये चर्चा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।